जो आप लोग अभी बोर्ड देने वाले हो, उस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। नियंत्रण और नियोजन, नियोजन जो कि प्राथमिक कार्य है प्रबंध का और नियंत्रण जो कि अंतिम कार्य है प्रबंध का। वित्तीय संबंधी निर्णय और आपका निवेश संबंधी निर्णय और लाभांश संबंधी निर्णय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। देखो भाई, क्लास 12th बोर्ड के बच्चों, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आपकी डेट शीट भी आ गई है और बहुत ही जल्द, यानी सिर्फ 1 और 2 महीने का टाइम है आपके पास अच्छे से रिवीजन करने का और अपनी पढ़ाई को करने का। तो आज जो टॉपिक है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के क्लास 12th के बोर्ड के 2025 में आ सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड में, ठीक है, जो आप लोग अभी बोर्ड देने वाले हो, उस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के हम लोग चलेंगे जो कि आपके 2025 के बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे या महत्वपूर्ण हो सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की प्रबंध की प्रकृति और उसके महत्व के बारे में, तो देखो बेटा, इसमें प्रबंध की विशेषताएं अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस बन करके आते हैं। प्रबंध का महत्व क्या होता है, यानी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, इससे भी क्वेश्चंस बन करके आते हैं, 5 नंबर के भी और 2 नंबर के भी, ठीक है। इसके बाद प्रबंध के कार्य, जो 5 कार्य हैं, हो सकता है कि 2 या 3 कार्य आ जाएं या फिर 5 कार्यों के बारे में आपको व्याख्या करना हो जाए, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बन करके अलग अलग आते हैं, ठीक है। फिर आता है समन्वय। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका चैप्टर नंबर 1 का। समन्वय का महत्व क्या है, इससे भी क्वेश्चंस बन करके आते हैं और पिछले साल तो 10 नंबर का क्वेश्चन समन्वय और समन्वय के महत्व से बन करके आया था, या समन्वय की आवश्यकता क्या होती है। अतः यह टॉपिक आप जरूर देख के जाइए चैप्टर नंबर 1 से। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें प्रबंध के सिद्धांत, तो इसमें प्रबंध के सिद्धांत के मीनिंग क्या है, यानी अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी प्रबंध के सिद्धांत की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व क्यों है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन में प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाए, इसकी आवश्यकता या इसका महत्व क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, बच्चों, हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। वो जितने भी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिद्धांतों के अलावा तकनीक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, तो ये टॉपिक तो कवर करना ही करना है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है व्यावसायिक पर्यावरण, यानी चैप्टर नंबर आपका जो 3 है। उस चैप्टर में से व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, अवधारणा क्या है, होता किस प्रकार का है, ठीक। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है। व्यावसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के आयाम क्या है, यानी डायमेंशंस क्या है, यानी सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक, वैधानिक, ये सारे जितने भी वातावरण के आयाम हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। फिर भारत में आर्थिक पर्यावरण या जो आर्थिक नीतियां हैं, जिस प्रकार से भारत में आर्थिक नीति है और आर्थिक पर्यावरण की जो दशाएं हैं, वो किस प्रकार से एक संगठन में एक प्रबंध को या एक संगठन को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि निजीकरण और आपका वैश्वीकरण, ये जो तकनीक थी उसका क्या प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। तो भारतीय जितने भी हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण के जितने घटक हैं
उसको आप लोग जरूर अच्छे से चैप्टर नंबर 3 में देख के जाइएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 नियोजन। इसमें नियोजन की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नियोजन की सीमाएं क्या क्या हैं भाई, अगर नियोजन का कुछ महत्व है तो इसकी कुछ सीमा भी है। जैसे ये दृढ़ होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि समय के साथ साथ लागत आती है। तो इस प्रकार से जो भी सीमाएं हैं, ठीक है, जैसे परिवर्तनशील वातावरण में ये प्रभावी नहीं होता है, या कह सकते हैं कि जो नियोजन है वो सफलता का आश्वासन नहीं देता है। तो जितनी भी सीमाएं हैं उसको भी आप लोग देखिएगा। नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है भाई, स्टेप्स में जब हम बोलते हैं कि नियोजन में ये कार्य किए जाते हैं, यानी उद्देश्यों का निर्धारण करना, परिसर विकसित करना, फिर विभिन्न विकल्पों की पहचान करना, उसमें से सर्वोत्तम विकल्प को चुनना, फिर योजना को लागू करना और अनुवर्तन करना, यानी नियोजन प्रक्रिया के सभी चरणों को आपको उसी क्रम में लिखना होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संगठन, इस चैप्टर से अगर हम देखें तो ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। संगठन प्रक्रिया के जितने भी कदम हैं, यानी जो चारों कदम होते हैं, कदम का मतलब चरण, उसको पढ़ के जाइए। संगठन ढांचा क्या होता है और संगठन ढांचा कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें आप लोगों को देखना पड़ेगा। यानी विभागीय ढांचा जिसे हम कहते हैं, और एक आपका होता है कार्यात्मक ढांचा, यानी दोनों ही प्रकार के ढांचों को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में अंतर क्या क्या है, अधिकार अंतरण इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकार अंतरण क्या होता है, ठीक है, अधिकार अंतरण क्या है, और अधिकार अंतरण और आप लोगों का कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है। तो इस तरह के टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। संगठन ढांचा के जितने भी प्रकार हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। विकेंद्रीकरण खुद में एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है। संगठन ढांचा आप लोग पढ़ लीजिएगा और संगठन प्रक्रिया के जितने चरण हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका बात आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, नियुक्तिकरण की आवश्यकता और इसका महत्व, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जैसे जो भी होती है, मानव आवश्यकताओं का पता लगाने से लेकर के भर्ती, चयन, फिर अनुस्थापन, प्रशिक्षण और विकास, ये सभी चरण आपको देखने होंगे, ठीक है। भर्ती के स्रोत, आंतरिक और बाह्य स्रोत कौन कौन से हैं, आंतरिक स्रोत के लाभ क्या हैं और आंतरिक स्रोत की कमियां यानी हानियां क्या हैं, बाह्य स्रोत के कौन कौन से प्रकार हैं भर्तियों के, और प्रशिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। प्रशिक्षण की जो भी विधियां हैं कार्य से परे और कार्य पर, उन्हीं सब विधियों को आप लोगों को देख लेना होगा। तो यह है नियुक्तिकरण चैप्टर से संबंधित टॉपिक। इसके बाद आता है निर्देशन। निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। निर्देशन का अर्थ और महत्व, निर्देशन के तत्व यानी पर्यवेक्षण हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, नेतृत्व हो गया, तो संचार हो गया, ये सभी तत्वों के बारे में दो दो लाइन आपको पता होनी चाहिए। अभिप्रेरणा क्या होती है और मास्लो की आवश्यकता का क्रम, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आता है वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन क्या क्या होते हैं, इनको पढ़िए। और एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं हैं बेटा, वो बाधाएं भी आप लोग इस चैप्टर से देख करके जाएंगे। इसके बाद आता है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग चैप्टर। तो नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण का महत्व क्या है, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध, इससे बहुत क्वेश्चन बन करके आते हैं कि नियंत्रण और नियोजन, नियोजन जो कि प्राथमिक कार्य है प्रबंध का और नियंत्रण जो कि अंतिम कार्य है प्रबंध का, उन दोनों के मध्य में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। यानी ये टॉपिक जो है नियोजन और नियंत्रण में संबंध, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नियंत्रण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, नियंत्रण में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
फिर आता है व्यावसायिक वित्त यानी बिजनेस फाइनेंस चैप्टर। तो इसमें वित्तीय निर्णय जितने भी हैं, तीनों प्रकार के निर्णय जो होते हैं, वित्तीयन संबंधी निर्णय और आपका निवेश संबंधी निर्णय और लाभांश संबंधी निर्णय, वो आपको तीनों निर्णय अच्छे से पढ़ने हैं। स्थायी पूंजी क्या होती है और स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले जितने कारक होते हैं, उन कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कार्यशील पूंजी क्या होती है और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक या घटक होते हैं, उनको भी अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ लेना। फिर आता है विपणन। विपणन यानी मार्केटिंग चैप्टर। तो विपणन का अर्थ क्या है, मार्केटिंग मीनिंग क्या है, मार्केटिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विपणन प्रबंध के दर्शन यानी फिलॉसफीज कौन कौन से हैं, अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, जैसे उत्पादन अवधारणा विपणन की, उत्पाद अवधारणा विपणन की, सामाजिक अवधारणा, विपणन अवधारणा, तो विक्रय अवधारणा, तो जितनी भी फिलॉसफीज हैं, दर्शन हैं विपणन के, वो आप देख लो। विपणन के कार्य क्या कौन कौन से हैं और विपणन मिश्र क्या होता है और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। प्रवर्तन मिश्र क्या है, जिसे हम संवर्धन मिश्र भी बोलते हैं। विज्ञापन की आलोचना जो टॉपिक है, यानी विज्ञापन जो है उसकी आलोचना क्यों की जाती है, और विक्रय संवर्धन क्या है और विक्रय संवर्धन के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, विक्रय संवर्धन करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है लास्ट चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण का महत्व टॉपिक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसीज, जो 3 तरह की एजेंसीज है आप लोगों की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, उनके कार्य क्या क्या हैं और कितने कितने प्रकार के मुकदमे आप कितने कितने रुपए के इन एजेंसीज में कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको उपभोक्ता संरक्षण में पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आपको जरूर देख के जाना चाहिए। क्लास 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, तैयार होकर के जाइएगा। अगर ये सारे टॉपिक्स आप देख लेंगे तो क्वेश्चन क्या है ना, इन्हीं टॉपिक से बन करके आते हैं और पिछले साल आए भी हैं, कई साल आए हैं, तो इनकी संभावना भी है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन करके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, वह भी ज्यादा हो जाती हैं। तो अच्छे से पढ़िए और आप सबको आपके बोर्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी एकदम जबरदस्त रखिए।